नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और इस लायक बनाया कि मैं मल्टीपल लोगों से मिल सकूं और आप तक नए-नए करियर रिलेटेड पर्सपेक्टिव ला सकूं। तो इसी तरह मुझे प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और अपने प्यारे सुलभ तेलंग पर अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें ताकि मैं और करियर रिलेटेड ऑप्शंस लेकर आ सकूं आपके साथ में और आपसे रूबरू करा सकूं एक्सपर्ट्स को जो कि वो अपने बारे में बताएं और अपने करियर के बारे में बताएं और अपने अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताएं। इसी दौर को बढ़ाते हुए आज मैं एक नए एक्सपर्ट से मिला हूं जो कि जब मैंने इनसे बात की तो मुझे पता लगा इन्होंने भी बहुत सारी सब्जेक्टिव एक्सपर्टाइजेशन ले रखी है और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो मुझे लगा कि सर के साथ बात करके और सर ने मुझे समय दिया उसके लिए थैंक यू प्रवीण सर। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के प्रवीण सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ही अपने बारे में थोड़ा बताएं और फिर हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं सुलभ जी आपका जो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जो आप ये लेके चले हैं कैरियर काउंसलिंग और इस रिगार्डिंग चैनल चला है, तो मैं शुभकामनाएं उस चैनल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मैं अपने बारे में बताने से पूर्व मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं अभी, ये भी मैं जानना चाहूंगा जी सुलभ जी सर। आपसे। तो सर मेरा यही मोटिव रहता है इन सब से डिस्कस करने में कि जो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं, लोगों के मन में रहता है कि डॉक्टर इंजीनियर ही एक प्रोफेशन होता है। बट मेरा इसके थ्रू माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं कि अलग-अलग फील्ड्स में भी आज की डेट में हम देखते हैं कि फोटोग्राफर भी आज एक प्रोफेशनली करियर बना सकता है। हम्म। एक इवन अपन अगर और भी चीज़ें हैं जो आजकल मास मीडिया हो गया है, तो इसे इस तरह के मैं एक्सपर्ट से मिल कर के तो उनसे बात करके उनसे बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये हमारा करियर एक इंजीनियर और डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रह गया है। अगर बच्चे का दूसरी एरिया में भी इंटरेस्ट है तो उसके एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आप उनके एक्सपीरियंस को जान करके वो अपने साथ में जो उनका करियर रहा है, जो आज वो मुकाम ले चुके हैं, वो मुकाम को आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको पता लगता है, अनुभव आता है और एक भरोसा मिलता है। तो इस तरह से ही आपका जब मुझे पता चला कि आप जूलॉजी बैकग्राउंड से थे तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा सर कि आपकी जर्नी कैसी रही और इस डिपार्टमेंट में कैसे लोग अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और मेरी सारा अध्ययन जो है वो बीकानेर से हुआ। बीकानेर से अलग-अलग स्कूल्स में और कॉलेज से मैं पढ़ा और सर्वप्रथम मैंने मास्टर डिग्री किया और मास्टर डिग्री मैंने डूंगर कॉलेज, जो बीकानेर का माना हुआ एक कॉलेज है, महाविद्यालय है, वहाँ से किया और मैं सेकंड रैंकर था। फिर उसके बाद मास्टर ऑफ फिलॉसफी मैंने वो भी डूंगर कॉलेज से किया और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन थी मेरी और उसके बाद मैंने पीएचडी किया। पीएचडी में मेरा अनुसंधान रहा, कैमल पे कार्य किया मैंने। अरे वाह। और कैमल में भी जैसे कि आप जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पे कार्य कर रहे हैं लोग बाग। उसी उस टाइम हम लोगों ने फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी पे काम किया, कैमल टेस्ट ट्यूब बेबी पे ओ। काम किया। और वो जो एक प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पार्ट था, उसका मेंबर था मैं। और वहाँ पर मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सीखी और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम किया। और वो एक ऐसा फील्ड था जो उस समय अनभिज्ञ थे लोग बाग। ये बात होगी 1994 की। उस समय मैंने फर्स्ट टाइम एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जो कि बीकानेर में स्थित है और एशिया में सेकंड नंबर पे है वो। वहाँ मैंने करीब 3 वर्ष कार्य किया और वहाँ सतत अनुसंधान किया और मैंने पीएचडी प्राप्त की। ग्रेट सर। तो सर आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है और अभी जो आप काम कर रहे हैं, क्या ये सेम है या इसका जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में क्या होता है कि बच्चे किसी से इंस्पायर होकर के कुछ बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है या कुछ कर लेते हैं पढ़ाई-वढ़ाई, तो लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये मेरे लायक नहीं था, ये मैं अगर ये करता तो शायद और आगे जा सकता था। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लोगों में एक भाग जिसे कहते हैं ना, पीछे पीछे जा रहे हैं लोग बाग, भेड़-चाल चल रही है कि मैं एआई जो ट्रिपल ई में जाऊँ, मैं नीट करूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना एम इसके अलावा भी बनाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं करियर में। मैं एक बहुत छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि आपने पहले ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडिया में बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट टाइप के और भी इंस्टीट्यूट है, फॉरेंसिक साइंस है। ये डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे आप अपना करियर बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाग ये सोचते हैं कि अगर मैंने अरे डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ये भी नहीं था, अब क्या करूँगा फ्यूचर में? तो इसको जानने के लिए आप सतत पढ़ते रहें, मास्टर डिग्री करें, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको आने अगले जो पार्ट है उसमें बताऊँगा कि मास्टर्स में भी क्या-क्या किया जा सकता है, जो बेसिक साइंस के बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स लिया है, जिन्होंने बायोलॉजी ग्रुप लिया है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री उनके साथ कॉम्बिनेशन में, और भी बहुत सारे एरिया, इकोनॉमिक्स है जिनके पास। ये ऐसे फील्ड हैं जिन पे आपको जॉब प्रोवाइडर बहुत हैं। ना ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो।
क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, मैं बहुत सारे और एस्पेक्ट्स बताऊंगा सुलभ जी। ग्रेट। तो सर जैसे अभी आप प्रिंसिपल हैं पोद्दार कॉलेज में, तो डेफिनेटली डे वन से तो कोई प्रिंसिपल बन नहीं जाता, ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, वो भी शायद प्रिंसिपल लेवल पे ही होता है, हाँ प्लीज करेक्ट मी इफ आई वाज रॉन्ग। तो इन सब तक पहुंचने की जर्नी क्या रहती है सर, अगर आप इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, हम जेन जी युग बोलने लग गए हैं, उनको लगता है कि नहीं यार हम डे वन से ही जो वो बंदा है ना, अगर मैंने उसको इंस्पिरेशन माना है तो मैं भी वैसा आज के आज बन जाऊं। बेसिकली तो सर आज का भौतिक युग है जी और हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, जी लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में जो टर्म होती है वो शॉर्टकट ही होती है। जी तो इसलिए हमेशा एक सतत प्रयास करना चाहिए और जी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको एक लंबा अनुभव चाहिए। जी तो उस अनुभव को पाने के लिए आपको कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को क्लियर करना पड़ेगा। और आज के समय में अगर आप कोई लेक्चरर बनना चाहते हैं तो जी सबसे सर पहले मास्टर डिग्री करें। मास्टर के बाद 2 ऑप्शंस हैं। जी एक तो आप नेशनल एलिजिबल टेस्ट फॉर लेक्चरशिप दें। ठीक है अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट आप एग्जम्प्टेड हैं, सीधा बन सकते हैं लेक्चरर। ओके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट टाइप की ओपनिंग्स निकले हैं ओपनिंग्स उसमें निकलती है जी उसमें। सेकंड ऑप्शन है कि आप वहां नहीं जाकर आप रिसर्च में चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, तो आप पीएचडी करें। पीएचडी करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट आप वहां पीएचडी करके भी बन सकते हैं प्रोफेसर में। जी वो पहली नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में होती है, फिर जी उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बाद एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर बनता है। तो एक पूरा एक चैनल है जिसको आपको कंटिन्यू करना पड़ता है और उसके हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रेडिंग सिस्टम में भी आती हैं। जी आपको बहुत सारे क्रेडेंशियल भी चाहिए, जैसे आपको रिसर्च पब्लिकेशन भी चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड भी करने जी पड़ेंगे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रेट तो ये एक क्योंकि आज के पूरा जो भी विद्यार्थी है जो पढ़ता है ना, उसको लगता है कि अरे साहब बहुत टाइम लगेगा, अभी इतने लंबा चैनल पे कैसे क्लियर कर जी पाएंगे। जी इससे बढ़िया शॉर्टकट कोई स्कीम हो जिसमें मेथड हो जिसमें घोट के पिया और करेक्ट काम हो गया। जी तो जी दैट इज ये बहुत यानी कि लोगों में ये धारणा बन चुकी है। जी तो मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन के लिए आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, जी चाहे किसी भी मुकाम को हासिल करना होगा। जी तो सर जैसे अभी आप एग्जाम की बात कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन के बाद से सर प्राइवेट कॉलेजेस में भी एग्जाम होते हैं, या प्राइवेट में जनरली हम डायरेक्ट वॉक इन पे भी जा सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट का तो फिक्स पैटर्न है, चाहे वो इंटर मतलब आपका अगर इंडिया लेवल पे हो कॉलेज या स्टेट लेवल पे हो, सबके एग्जाम की डेट निकलेगी तब आप लेक्चरर बन पाएंगे, नहीं तो आपको प्राइवेट में ही करना बेसिकली पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज होती है, कुछ जगहों पर तो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है वो, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। तो अगर यूनिवर्सिटीज में जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और अगर स्टेट लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं, उनमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो वो परसेंटेज बेस्ड पे, कट ऑफ बेस्ड पे होते हैं सिलेक्शंस। और उनमें भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, चुनिंदा कॉलेजेस हैं जहाँ पर एक एडमिशन टेस्ट भी होते हैं जो ओके कंडक्ट कराए जाते हैं। उनके आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाता है। ओके और फिर इसमें इंटरव्यू भी होता है सर? नहीं, इंटरव्यू कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, अच्छा जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वो अपने लेवल पर कंडक्ट करवाते हैं। अगर अगर बच्चे को लगता है उनको कि बच्चे में बहुत सारी कैलिबर है, तो वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, रिक्रूट बच्चे को ओके अपॉइंट यानी वो ओके कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में भी एज ए इंटरव्यू का कोई फॉर्मेट नहीं है, नहीं, वो रिटर्न के इंटरव्यू बेस पे मिल जाती रिटर्न है के अपने बेस को? पे मिलता है। जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब पीएचडी करते हैं, तब जी वहां पर एक पूरा प्रोसेस है, उस अच्छा प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। ओके मतलब जो पीएचडी वाले बच्चों को पीएचडी करवाते हैं, यू मीन टू से लाइक जैसे आप डॉक्टर बन गए एक बार? जैसे मैं बन गया, जी उसके बाद एक एंट्रेंस, हर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद स्क्रीनिंग होता है, अच्छा उसमें परसेंटेज बनता है, पूरे जी ओवरऑल परसेंटेज बनता है, उसके हिसाब से वो ग्रेडिंग होता है उनका, 1 ओके 2 3 4 जो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके साथ एलोटेड करते हैं वो फैकल्टीज के आधार पर, उनको एलोकेटेड करते ओके हैं। नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट जहां जहां होती है, जो सुपरवाइजर है उसके आधार पर किया जाता है। और प्रिंसिपल का भी कोई एक सब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं होता सर? नहीं, कोई सब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है। अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग टाइप से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम का जो लेक्चरर होता है, या जिसको आजकल एसोसिएट प्रोफेसर है, वो एसोसिएट प्रोफेसर इक्विवेलेंट होता है और फिर वो आगे फर्दर डेवलप हो सकता है। बट उसकी 10 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है टीचिंग इन एक्सपीरियंस इन कॉलेज? 10 नहीं 15 इयर्स चाहिए। ओके थैंक्स अगर अगर आपने यूजी और पीजी कर कॉलेज में आप कर चुके हैं, तो 15 साल मिनिमम आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना ओके चाहिए। ओके तो वो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन में आता ग्रेट। है। तो सर आप मैंने को अभी जब अपना डिस्कशन चल रहा था मुझे पता चला कि आप गवर्नमेंट बॉडी से भी जुड़े हुए हैं, जो अभी जो ये कॉलेज है ये तो प्राइवेट बॉडी है, आई थिंक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट इसके अलावा आप गवर्नमेंट बॉडी से भी जुड़े हुए हैं, तो उसका अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहें और उससे कैसे बंदे जुड़ सकते हैं, क्या है वो? देखिए मैं नेक मेंबर हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है यूजीसी की।
उसमें उसमें कोई ऐसा जो क्राइटेरिया, वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि एक्रेडिटेड कॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उसके आपके क्रेडेंशियल होने चाहिए, पब्लिकेशंस जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की पब्लिकेशन होनी चाहिए, स्कोपस बेस्ड होने चाहिए। वो अलग अलग उनके क्राइटेरियाज हैं, वो स्क्रीनिंग अलग होता है, उसका वे ऑफ जो स्क्रीनिंग है वो डिफरेंट होता है। आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। Okay. So is it a paid service or it has been That is just a voluntary? that is a not a paid service. That is they given honorarium, some honorarium by the government of India. Okay. आने जाने का किराया हो बिल्कुल, गया या yes. उस समय जब आप तो वो हाँ बिल्कुल, पर्टिकुलर that is a very big council। और ये एक ऐसी काउंसिल होती है जिसमें ग्रेडिंग किया जाता है, यूनिवर्सिटीज का ग्रेडिंग होता है, उसमें Okay. मेंबर्स होते हैं, इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो यूजीसी से एफिलिएटेड जो भी हैं, जिनका रिकॉग्निशन है, उनको ग्रेडिंग किया जाता तो है। बेसिकली ये एक आपका साइड हेल्पिंग हैंड हो गया, गवर्नमेंट को आप हेल्प कर रहे हैं विथ योर एक्सपीरियंस टू गिव मोर एफिलिएशंस टू डिफरेंट कॉलेजेस, दोज आर अपकमिंग फ्यूचर जनरेटर्स ऑफ जी स्टूडेंट्स। जी जी तो इसलिए वो आपको एक जब टाइम फ्रेम होता है तो उस टाइम फ्रेम में जो आपने एक्सपर्ट एडवाइस अपनी दी तो उसके लिए अलग से आपको कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, बट इट इज नॉट अ परमानेंट, दैट इज हाँ इट काइंड ऑफ ऑनरिंग आपको कर दिया उन्होंने, बट वो वो कुछ भी एक मॉनिटरी टर्म से भी कर देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता जिससे रहे। एक्चुअल में इसका मकसद ये है कि जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसको मेंटेन करे गवर्नमेंट, और जो उसकी क्राइटेरिया पैरामीटर्स हैं उनको सभी लोग फॉलो करें। जी ये है मेन मकसद गवर्नमेंट का, जिससे कि जो एजुकेशन सिस्टम है रिफॉर्म हो सके, प्रॉपर वे से एजुकेशन सिस्टम को अपन मैनेज कर सकें। जी। गवर्नमेंट की मेन पॉलिसी ये है। तो इसमें तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के लोग रहते होंगे, हर बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। सब्जेक्टिव और इसमें नॉन इसमें सब्जेक्टिव। इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो हायर डीन और वाइस चांसलर होते हैं इस Okay. कमेटी के, और मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर लेवल का होता है, एक किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल जो उसका मेंबर होता है। ये एक कॉलेज के लिए एक टीम है, और अगर यूनिवर्सिटी के तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अलग अलग सब्जेक्टिव, जो जिस कॉलेज का जिस सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज होता है उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज आती और है। फिर उसमें वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सेंट्रल का है वो उसके अंडर में सब आता उसका जो हायर अथॉरिटी होती है वो उसके लिए कमेटी होती है, वो ग्रेडिंग करके क्राइटेरिया बेस्ड होता है, बहुत एक लंबा प्रोसेस है। है। जी जी। और इसमें बहुत सारा एक क्राइटेरिया है, 7 क्राइटेरिया एट प्रेजेंट 7 क्राइटेरियाज हैं, उन 7 क्राइटेरिया को आप कहाँ फुलफिल कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्रेडिंग तो आई एम श्योर इसमें आईएएस लेवल के अफसर्स भी इन्वॉल्व रहते होंगे, बहुत जो कि बहुत बड़े गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बहुत रहते बड़े होंगे। अभी एट प्रेजेंट आईएएस तो नहीं है, लेकिन अच्छा। जो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया के टॉप मोस्ट एकेडमिशियन है ओके, वो चेयर होते हैं इसके। वो अभी हैं। Yes. ओके, तो सर ये तो हो गई अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें अभी जिससे पहले कि अपन एक सब्जेक्टिव टॉपिक पे घुसे, मैं जानना चाहूंगा कि एज अ फैकल्टी, एज अ एक्सपीरियंस होल्डर, इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना है सर इन चीजों में? क्योंकि जैसे कि मैं हर अपनी टॉक पे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पे बात करता हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हर प्रकार के बच्चे हैं, एक गांव से लेकर के एक शहर का भी बच्चा है, तो गांव का बच्चा भी विदेश जा सकता है, शहर का बच्चा भी जा सकता है आज की इसमें डेट में। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो एनईपी आया है उसमें करिकुलम जो बना है वो इस लेवल का बना है कि अगर आप प्रोफेशनल सारे कोर्सेज को एक रिफॉर्म किया गया है, और आर्ट्स का बच्चा साइंस में पढ़ सकता है और साइंस का बच्चा आर्ट्स ले सकता है। Very nice. तो ये जो एनईपी है 2020, उसका मेन मकसद ये है कि स्किल डेवलप किया जाए। Okay. जो इंडिया में स्किल की कमी नहीं है, आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी जितना भी आईटी सेक्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस ने कब्जा कर रखा है। कहने का मतलब कब्जा कर रखा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वहां ऑब्वियसली पर है, सीनियर पोजीशंस पे हैं, सीनियर बिल्कुल। पोजीशंस पे है। तो ये चीज जो आपकी और हमारी जो मकसद है काउंसलिंग का कि भाई हम कैरियर कैसे अपॉर्चुनिटी में जाएं हम लोग, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप इसको एक सीधा एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम लोग जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में स्किल कम्युनिकेशन स्किल भी है, प्लस आपके प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, एड ऑन कोर्सेज भी हैं सिलेबस में, जिससे हर बच्चा हर तरीके से डेवलप हो सके। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने साइंस लिया है, मैं साइंस के साथ आर्ट्स भी ऑप्ट कर सकता हूँ। ओके, आज मैं चाहता हूँ मेरा वोकल बहुत अच्छा है, मैं एज ए म्यूजिशियन बन सकता हूँ, एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन में महारत हासिल कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता हूँ। जो आपके हुनर है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक्सपोज करने का क्षमता है, उसको आप एक्सपोजर कर सकते हैं, आप उस सब्जेक्ट को कंसर्न डिग्री के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ये एनईपी का बहुत विशेषता है, ये एनईपी की। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है, चाहे वो बीबी है चाहे बीसीए, उसमें भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होने लगा। एक टाइम था जो एआई को कोई नहीं जानता था, आज बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री में भी वो होने लगा है, वो सब्जेक्ट ऑप्ट किए गए हैं। इसी डेटा साइंस है, बहुत सारे, आप तो खुद इसी फील्ड से हैं तो आपको पता है इस बारे में। इसी टाइप से बीबीए में भी थोड़ा समावेश किया गया आईटी का, साइंस में भी आईटी का समावेश किया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हमारा रिसेंट, मैं खुद साइंस बिलोंग करता हूँ साइंस से, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया वो भी है,
जीन सीक्वेंसिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें सब लोग जीन की सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से बहुत ईजी वे में हो सकता है। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशंस हैं जिनको बच्चे जानते नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता। एक ग्रामीण परिवेश से मैं, क्योंकि खुद कॉलेज का प्राचार्य हूँ, जी, तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी मेरे से जुड़ते हैं, तो मैं कई सारी चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करता हूँ कि बच्चों को एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता जब वो शहर में आते हैं, तो वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो हम लोग हमारे कॉलेज में, क्योंकि मैं पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज है सर अपने जी हाँ, जयपुर में, जी, तो वहाँ मैं प्राचार्य हूँ, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज अभी 21 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। जी, तो इस टाइप के बच्चे आते रहते हैं और हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट करा रहे हैं हम लोग। जी, हम लोग जो है अपना जिसको कैसे ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम भी है हमारे कुछ कोर्सेज में, प्लस हम लोग एआई बेस्ड भी काम करा रहे हैं, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा काम कर रहे हैं हम हुँ, लोग। बच्चे को ये बताते हैं कि भाई स्टार्टअप भी कर सकते हो, कोई नेचुरल प्रोडक्ट बना के आप उसको सर बेच भी सकते हो, तो हमारे खुद की एक सेल भी है। इस जी, टाइप के जो जो जब तक आप इस टाइप की एक्टिविटी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ग्रूम नहीं हो सकते, जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सकते। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे बायोडायवर्सिटी होने के कारण आप इतने अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने एक नाम दूँगा आपको, बहुत सारे लोगों को पता भी जी, नहीं होगा, बिल्कुल, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये मानेसर में स्थित है। यहाँ पर ब्रेन से मैपिंग से लेकर सब कुछ कार्य हो रहा है, जी, और नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेमिंग है उस इंस्टीट्यूट की। जी, और अगर आप चाहें तो वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। एक आईसीएमआर का एक कंबाइंड टेस्ट होता है पूरे जी, इंडिया लेवल पर। उस टेस्ट में आप सीसीएमबी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो हुँ, हैदराबाद में है। जी, ये जी जहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। हुँ, तो इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इंटरनेशनल है, सीडीआरआई है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जी, लखनऊ। तो ये एनडीआरआई है। तो ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप अपने आप को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीएससी के साथ-साथ इस टाइप के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स ये अटेंड करेंगे, तभी जाके आप उस लेवल पर जा पाएँगे। ओके, ग्रेट। तो सर, इससे पहले कि मैं आपके कुछ रिकॉग्नाइज़ेशन के बारे में मुझे पता चला था, वो मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कि बच्चे की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें एक मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक जा सकता है, सब्जेक्टिव वाइज़? देखिए कोई भी 12th का बच्चा जिसने 12th किया है, 12th में मिनिमम 60% है, अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं, 60% आप गेन कर लें। उसके बाद आप एक नेशनल लेवल के भी टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो नेशनल लेवल पर यूजी पे एडमिशन लेके पीजी में ली जाती हैं। कुछ पीएचडी में इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ जुड़ता है। जैसे आईआईटी हैं, आईआईटी में लाइफ साइंसेज़ में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी भी कर सकते ओके, हैं। तो इवन जयपुर जोधपुर में अपना आईआईटी है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोरिंग सब्जेक्ट से गेट करना पड़ेगा। बहुत सारे कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो जी, मिनिमम चाहिए उनके लिए जी, रिक्वायर्ड है, जी, और प्लस साथ में आपको नेट भी होना आवश्यक है, और कुछ फेलोशिप के लिए भी होना चाहिए, कुछ स्कॉलरशिप के लिए भी होता है। तो इस टाइप के जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि मुझे इस लेवल पर जाना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहले एक ज़माना था जब क्लिनिकल रिसर्च इंडिया में नहीं थी। अभी आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर फार्मास्यूटिकल जितनी भी हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहीं बनी हुई है, यानी यहीं अपना एरिया बना रही हैं। उसका रीज़न भी यही है हुँ, कि इंडिया में बहुत सारी वास्ट बायोडायवर्सिटी है। आपको प्लांट बेस्ड भी स्टडी हो सकती है, एनिमल बेस्ड भी स्टडी हो सकती है, और क्लिनिकल रिसर्च बहुत इमर्जिंग फील्ड है अभी का, क्योंकि इसमें एनिमल बेस्ड स्टडी कर सकते हो आप, प्लांट बेस्ड स्टडी करते हो। जितने भी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, वो दोनों टाइप से हो रहे हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो पहले बैचलर कर लें, उसके बाद मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च करें, और बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें एमएससी के बेस पे ही सिलेक्शन होता है, लेकिन उनमें आपको एनिमल हैंडलिंग आवश्यक होती है। तो पहला पार्ट। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ साइंस में जाना चाहूँ, तो लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी है। ओके, तो बहुत ग्रेट, सारे ऐसे फील्ड हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जी, भी है। तो एग्रीकल्चर में प्लस आपके अगर एनिमल बेस्ड है तो एनिमल साइंसेज में, और अगर लेबोरेटरी में भी काम करना चाहते हैं तो भी आपको ये चीज़ें आवश्यक है। नाइस, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर अपन रिसर्च में जाना फिजिक्स में जाना चाहें या केमिस्ट्री में जाना चाहें, तो भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो केमिकल रिसर्च में लेबोरेटरीज हैं। फिजिक्स में भी बहुत सारी ऐसी है, न्यूक्लियर फिजिक्स बेस्ड स्टडी की जा सकती है। तो ये एमएससी में भी अलग अलग एरियाज हैं जिनको आपको बहुत कुछ है,
आप कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली बट जो मेरे समझ में आया समरी, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, हम्म, मुझे लगता है कि इन पर टॉपिक वाइज भी अपन आपसे करे तो समय डिस्कशन, लेकर के डिस्कशन कर करे सकते तो भी हैं, कम है। और बच्चों से भी हम लास्ट में हम्म, पूछ लेंगे, अगर कोई और इनपुट चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में बताएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे अलग से। तो समराइज अगर हम इसको करें तो ये है कि बायो मैंडेटरी होना चाहिए उस बंदे के पास, बायो राइट? होना चाहिए, बायो बायो भी नहीं, ऐसा है कि कॉम्बिनेशन बेस्ड है। अच्छा, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तो उसके लिए अलग एरिया है, ओके, और जैसे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है। आजकल तो मल्टीपल और कर दिया गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई, उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके भी दे सकते हो। जो जैसे ओके, आपने मैथ्स या बायो लेके आप ग्रेजुएशन में आप बायो ले सकते हो, ओके, एज एन तो ऑप्शनल, एज ए ऑप्शनल। उसमें तो खाली ये पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स मैंडेटरी चाहिए, रहेगा। तो ये ओके, चीजें ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कई सारे हैं जो मैंडेटरी है। ओके, जैसे आपने पहले एक टाइम था जिसमें बीसीए में मैथ्स जरूरी था, जी, लेकिन अब ऑप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा, अब ओपन नाइस, कर दिया गया। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, फील्ड्स हैं, जहां पर अब सब्जेक्ट कंसर्न हटा दिया गया ओके, है। ग्रेट, तो इसके लिए क्या है कि क्योंकि इंडिया जो है बढ़ती हुई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन हो रहा है, जी, तो इसमें अब हट गया है वो चीज कि जहां मैंडेटरी कर दिया गया था, हाँ। अब वो मैंडेटरी नहीं रहा तो है। वो थोड़ा-सा बच्चे को अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। और हम्म, इसी पे सर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज अपन इससे नकारात्मक नहीं कह सकते हैं। हम्म, डेफ़िनेटली एजुकेशन एक संस्था बन चुकी है जो अच्छा खासा मैनेजमेंट भी चला रही है और एक पैसे का भी माध्यम बन गई है। तो ऐसे में बच्चा कैसे पहचाने कि ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि गवर्नमेंट में डेफ़िनेटली उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल में जाए, चाहे वो मैं इसमें इंजीनियरिंग में जाए, या जो भी आपने जो रिसर्च के भी बताए। और जैसे आप जो केमिल वाली बात कर रहे थे, हमारे नॉलेज में यही था कि एक तो ये तो जो केमिल से रिलेटेड या जो एनिमल से रिलेटेड होंगे, वो तो जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं वो ही करते होंगे, लेकिन आपने बोला नहीं, आप तो रिसर्च के पार्ट थे। और ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाला तो आजकल बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, और एक अवेयरनेस सेशन भी चलते हैं आजकल, और एक ये ओपनली डिस्कशन होने लगा है। क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा ये भी चीजें हैं कि कई बातों पे आज भी लोग थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो आप कह सकते हैं हमारे सांस्कारिक वातावरण को हम देख सकते हैं, ओपननेस अभी भी नहीं आई है। बट एक वो तो अलग चीज है, उसका टॉपिक एक लंबा चल सकता है, वो डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। बट तो मेरा आपसे सार यही है सर जानने का कि कॉलेज कैसे पहचाने बच्चा। गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली एग्जाम देना पड़ेगा। उसका उसका ये रहता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एफिलिएशन देखें, एनओसी देखें, नो ऑब्जेक्शन, जो साइट जो डिफरेंट टाइप की एनओसी है प्लस एफिलिएशन है, यूजीसी की साइट पे जाके चेक करें कि वो उस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है कि नहीं, रिकॉग्निशन है कि नहीं। पहला प्रायोरिटी यही रहती है। बच्चे क्या करते हैं कि एक से पूछा, दूसरे ने पूछा और वहाँ एडमिशन ले लिया। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कोर्सेज एफिलिएटिंग नहीं है, हाँ, कुछ कोर्सेज है कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन माउथ लेकिन पब्लिसिटी के चक्कर में हो वो गया ले लेते हैं जी। एडमिशंस। तो इसलिए बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हाँ हैं, जी, गवर्नमेंट की तो बट नेचुरल आप जानते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा अपने आप में सेटअप कर रखा है। जी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जी, जिसमें अपन कह सकते हैं कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वली है। और जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखेंगे एनआईआरएफ में भी रैंकिंग में जाते हैं, तो अपन प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इंडिया में और वर्ल्ड में अच्छी पोजीशन पे हैं। तो आप ऐसा नहीं है, तो बच्चों को खुद को एक बार अवेयर होके उनके कॉलेज में जाके इंटरेक्शन करें, जहाँ उनका जो भी एडमिशन काउंसिल है उससे बातचीत करें, अब उनके बारे में पूछें और बताएं अपने बारे में कि मुझे ये कोर्स करना है, उस कोर्स के बारे में जानकारी पूर्ण लें। और ग्लोबल अगर जानकारी चाहिए तो आप, ऐसा नहीं है कि भाई एक गूगल में एक पार्ट पे जाके आपने सर्च कर लिया, नहीं, आप गूगल में भी सर्च करिए, प्लस आप वहाँ सोसाइटी से में भी बात करिए उस जी, बारे में, बिल्कुल, जिससे कि आपको एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बहुत बड़ा समुद्र है, जी, सागर है, जी, उस सागर में से बूंद सेलेक्ट करनी है, वो आपको करनी जी, होंगी। ग्रेट। हाँ, तो इसका सार यही निकलता है कि आप अपनी रिसर्च पे भी ध्यान दीजिए, किसी के दिखावे पे मत आइए, अपनी अकल लगाइए। जो कहावत भी है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो वो जरूर आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी, तभी आप उस चीज को अपने कैरियर में अच्छे से, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो बाद में आपने डिग्री कर ली, क्योंकि आप एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली फिर एग्जाम, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो तो वो पास करा के ही भेजेगा आपको। अगर आप एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज में हो जो कि गवर्नमेंट से आपको डिग्री मिलती होगी, तो उसमें ठीक है, फेल हो गए आप वापस, लेकिन 4 साल नहीं तो 5 साल में, 6 साल में निकल सौरभ जी, जाओगे। ऐसा भी है कि वेबसाइट्स इतनी अच्छी बनी होती जी, हैं, जब आप धरातल पे जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं जी, होता। वही, क्योंकि आज आज बच्चा, मान लीजिए कोई ऐसी जगह बैठा है, 400 जी, किलोमीटर दूर बैठा है, तो बच्चा ये कोशिश करता है कि इतनी दूर ना जाएं। हाँ, तो वो क्या करता है, वेबसाइट को टटोलता है। जब जी, वो वेबसाइट को टटोलता है तो आजकल 3 डायमेंशनल और बहुत सारी करेक्ट, चीजें हैं करेक्ट, जो जो आप जो देखते दिखता हैं है तो वो बिकता है। देखते ही आपको लगता है अरे ये तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, जी, वर्ल्ड क्लास कॉलेज जी, है। जी, तो आप उस कॉलेज के धरातल पे
जाइए, हाँ, वहां से समझिए, एडमिशन थोड़ा समय निकालिए, बिल्कुल समय बिल्कुल। निकालिए, क्योंकि ये एक महीने 2 महीने का हाँ, प्रोसेस ये नहीं आपका है। कम से कम 4-5 साल और या आपको ज़िंदगी भर का भी हो यस सकता है, क्योंकि यस कई जगह पे आप हो सकता है वहीं मास्टर पे भी आप मास्टर बन के, या आप हो सकता है उस कॉलेज, जैसे हमारे टाइम में हुआ करता था, क्योंकि अब तो हम तो इंजीनियरिंग करके निकल आए। हमारे टाइम पे वो कई बच्चे हमने देखे थे, हमारे सीनियर उसी कॉलेज में लेक्चरर भी लगे, क्योंकि उस टाइम क्या एमटेक की कंपलसरी नहीं थी, जी फिर तो अब एआईसीटीई ने एमटेक भी कर दिया। अब उसके बाद में तो वो आपको अगर जैसे टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, जैसे सर बता रहे हैं, तो आप हो सकता है आप उसी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बने हो, तो अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको ए टू जेड पता है, तभी तो आपने वहां लेक्चरशिप चूज की, नहीं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ही वही बच जाता है। नहीं तो इसके अगर आप उस अच्छी यूनिवर्सिटी में होंगे तो हो सकता है आपको कैंपस भी मिले। बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, तो एटलीस्ट बेसिक चीजें आप समझ लें, जैसा कि सर ने भी गाइड किया कि अपनी थोड़ी सी इमेजिनरी पावर को बढ़ाएं, और अगर कुछ आपको बता रहा है तो उसकी रिसर्च करें। और रिसर्च इसी पे मैं अभी सर से बात भी करूंगा कि रिसर्च के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सर, कौन बच्चा रिसर्चर बन सकता है, या ये भी दिखावे वाली फील्ड बन चुकी है आज नहीं की नहीं डेट में? इसमें इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आज मान लीजिए मेरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरा एरिया था रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे काम करा मैंने, फिर मुझे बायोडाइवर्सिटी मालूम पड़ा और मैंने बहुत सारे अनुसंधान किए, तो मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज बेस्ड प्लांट्स हैं जिन पे मैंने काम किया। जैसे मैंने तुलसी पे काम किया, गोखरू पे काम किया, दालचीनी पे काम किया, गौमूत्र पे काम किया। तो मैंने अलग-अलग एरियाज में देखा और मैंने आइडेंटिफाई किया कि अपन जो भारतीय परंपराएं हैं उन पे काम क्यों नहीं करें। जी, तो रिसर्च का एरिया आपके द्वारा खुद के द्वारा सेलेक्ट किया जाए जिसमें इंटरेस्ट वो करें। सबसे पहले मैं आज के ये युवा हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जो अपना इंटरेस्ट है उसमें करे काम, क्योंकि जब आपका अपना इंटरेस्ट जुड़ता है, इंटरेस्ट का मतलब है झील, जो आप में हौसला है, उस आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, उस कार्य को सबसे पहले करें, क्योंकि उसी से आप अचीव कर पाएंगे गोल। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के समय में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक सोच होती है कि मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो करे। जी, तो ऐसा नहीं करना है। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा बिल्कुल। कि वो बच्चे की इंटरेस्ट भी देखे। अगर बच्चे को लगता है कि मुझे सोशल साइंस में काम करना है, तो सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता। हर सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर बच्चा खुद मेहनत करे तो आज इकोनॉमिस्ट बन सकता है, आज इकोनॉमिस्ट बन सकता है, इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी जा सकता है। ये एक कंसेप्ट होता है कि नहीं साइंस का बच्चा ही जाएगा या आईटी जी, जिसने ले लिया। ये और मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सर। जिसने ले लिया कि भैया मैं आईटी में हूं तो आज मैं वर्ल्ड क्लास हो गया, नहीं। हुँ, आईटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं और सोसाइटी के साथ डेवलपमेंट अपना डेवलप भी कर सकते हैं, अपने आप को भी कर सकते हैं और सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं। ग्रेट। और भारत में भी कोई ऐसी संस्थाएं, ऐसी इतनी अच्छी संस्थाएं मैंने नाम भी बताए हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। तो आप जाएं, विदेश जाएं, बहुत अच्छी बात है। आप टेक्नोलॉजी को जानकारी के लिए विदेश जाएं, लेकिन अपने जो मूल नेशनलिटी है, भारतीयता है, उसको ना खोएं। ग्रेट, मेरा ये मानना है। नाइस। तो सर, जैसे अब अपन रिसर्च पे बात कर रहे थे, तो अपन वापस सब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, और उसी के बाद में फिर आप अपने अचीवमेंट्स भी बताइएगा सर, उसी, क्योंकि आई एम श्योर ये जो अचीवमेंट्स हैं वो उस रिसर्च से रिलेटेड ही होंगे, और बिल्कुल। उसी के कारण आपको अचीवमेंट्स मिले, हम्म। तो बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, ये हमें इसमें अचीवमेंट्स कर सकते हैं, और हम अगर इसमें करियर बनाए तो हमारा बहुत आगे तक नाम हो सकता है। तो एक तो आपने जो केमल वाली बात बताई, आई एम श्योर ये भी कोई रिसर्च का ही पार्ट होगा सर। तो आपकी रिसर्च जर्नी कैसे शुरू हुई सर, और ये इस रिसर्च में बच्चे कैसे आ सकते हैं? क्या उनको सब्जेक्टिव नॉलेज होना जरूरी है, और क्या उनकी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है? देखिए मेरा जो था पार्ट वो था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल डॉक्टर। शुरुआत मेरा बहुत स्ट्रगल में रहा, मैंने खूब मेहनत करी और मेरा वेटरनरी साइंस में हुआ सिलेक्शन, लेकिन मैंने स्किप किया। ओके, और मैंने एक एम बनाया कि मुझे करना तो डॉक्टर ही बनना है, चाहे वो मेडिकल ना होकर दूसरे बेस पे पीएचडी वाला पीएचडी वाला हो। बनना, ओके। तो मैंने एक फिर वो पूरा एम बनाया जी, और मैंने थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया। हुँ, मास्टर डिग्री करने के बाद मैंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया, ओके, जिसमें मैंने डेज़र्ट में होने के बावजूद भी फिशेज़ पे काम किया। अच्छा, मछलियों पे मैंने काम किया, टिलापिया मोज़ेम्बिक जो फिश होती है, सिल्वर कार्प जो जी, फिश होती है, उस पे मैंने काम किया। ओके, और मैंने लेड टॉक्सिसिटी पे उस पे काम किया, लीवर पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, और उसमें मैंने एक डिसर्टेशन लिया और मैंने काफ़ी उसमें काम किया। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और इसी बीच में मैं कैमल रिसर्च सेंटर से जुड़ गया था एज़ सीनियर रिसर्च फेलो। ये एक पार्ट होता है, अगर आप कहीं भी रिसर्च में जुड़ना चाहें, तो मास्टर डिग्री के बाद बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको ओपन किया जाता है और अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है। आज की गवर्नमेंट की फेलोशिप काफ़ी कुछ होती है, तो आप अपने एरिया वाइज़ अगर आप चाहें, तो उन लैबोरेटरीज़ के साथ भी जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू में आप अपने आप को जस्टिफाई करें और फिर सेलेक्ट हो जाएँ।
तो वहाँ फिर आप रिसर्च से जुड़ सकते हैं। मैंने वहाँ कैमल फॉर्म में पहले कैमल फॉर्म के नाम से जाना जाता था वो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में मैंने एक डीबीटी का प्रोजेक्ट था, ओपन इंटरव्यूज हुए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे वहाँ कार्यरत रहा। फिर मैंने वहाँ अनुसंधान किया और एंड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बहुत बड़ा एरिया है, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बिल्कुल सर। एंड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया और मेरा इंटरेस्ट जग गया। तो मैंने फिर वो मेरा खुद का सब्जेक्ट भी पीएचडी का भी स्टडी ऑन कैमल जिसको कह सकते हैं अपन सेमाइनल प्लाज्मा में काम किया और काफ़ी मैंने 2-3 वर्ष तक कार्य किया और उस दौरान मुझे नेशनल इंटरनेशनल मैंने बहुत सारे जो शोध पत्र हैं जिसको पेपर प्रोजेक्ट पब्लिकेशन कहते हैं वो किया, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी थे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर मैं रुका नहीं, कंटिन्यूअस फिर मैंने वहीं एक कॉलेज था वहाँ जॉब किया, फिर उसके बाद फिर आगे एक जॉब किया। इस टाइप से मैं कंटिन्यूअस काम करता रहा और मैंने अनुसंधान करता रहा मैं। और इस बीच में मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला जो यूजीसी के द्वारा मिला था मुझे, और करीब एट प्रेजेंट मेरे पास 36-40 के करीब अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। और ये जो मेरा पार्ट है वो पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड अवार्ड्स है मेरे, जो कुछ एकेडमिक्स बेस्ड भी हैं जो मैंने अचीव किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पेटेंट भी करवाए हैं, जो मेरे 9 पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, कुछ पब्लिक बुक्स हैं मेरी। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि केवल हम एक सेट पैटर्न पे चलें, आप कहीं पर भी अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी जो पार्ट है उसको देना पड़ेगा और तभी आप अपनी मुकाम हासिल कर पाएंगे। और फोकस रहना पड़ेगा और मोटिवेट रहना पड़ेगा। और जो कठिनाई आई एम श्योर सर, अपन ने कठिनाई की तो बात ही नहीं करी, लेकिन इस दौरान आपने बहुत सारे कठिनाइयां भी झेली होंगी, तो अगर कोई ऐसा आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए सबसे पहले शुरुआती में करना चाहूंगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में पीएचडी में बहुत छोटा सा वाक्य बताऊंगा मैं। वहाँ कैमल एक सीजनल ब्रीडर होता है, बहुत बड़ा एरिया है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्या चीज है ये। तो एक सीजनल ब्रीडर होता है, तो मॉर्निंग में ही हमें सीमन कलेक्शन करना पड़ता है, मॉर्निंग में सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है। तो उस टाइम पर भी हमने मॉर्निंग में 4 बजे, 4:30, 5-6 बजे के करीब, और वो भी सर्दियों के टाइम में। तो एक उस जमाने में हम लोग भौतिकवाद तो होता नहीं था, तो हम लोग साइकिल चलाया करते थे। तो हमने अपनी यात्रा साइकिल से भी करी है। 12 से 15 किलोमीटर हम बीकानेर में उस साइकिल से सैंपल कलेक्शन के लिए जोर भी डाया करते थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। और हम लोग जब उठते थे, लोग बाग सर्दियों के समय में लोग बाग ऑफिस वगैरह पहुंचते 10-11 बज जाता है, 12 बजे तक तो मेरा सारा लेबोरेटरी का काम करके मैं फ्री हो जाता था। इट मीन्स मैं मॉर्निंग की 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक एक ही प्रक्रिया में काम करता रहता था। और मेरे गाइड जो थे वो डॉक्टर एमएल गुप्ता साहब थे, जो रेडिएशन बायोलॉजी के माने हुए प्रोफेसर रहे हैं। तो उनके साथ मैंने कार्य किया और मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। दूसरे मैं नाम लूंगा, मेरे आदर्श जो है मेरे पापा श्याम सुंदर जी गोस्वामी रहे, जो बहुत साधारण राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और बड़े साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन साधारण थे। तो उनका भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और तीसरी मेरी मदर जो है बहुत सहनशील, कैसे आज के समाज में कैसे जोड़ा जा सकता है और बच्चों को क्या क्या कठिनाई होती है और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 लोग मेरे आइडियल रहे। मेरा कोई बहुत बड़ा कोई दिग्गज आइडियल नहीं था, लेकिन यही सब कुछ है मेरे लिए जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। तो जीवन में हमेशा जो भी युवा है उनको 3 चीजों का हमेशा याद रखना है। रिकॉग्निशन मस्ट है उनके लिए, मैंने पहले भी कई जगह में कह चुका हूँ। सबसे पहले जो रिकॉग्निशन होता है वो कौन करता है? गुरु के द्वारा रिकॉग्निशन होता है बच्चे का। दूसरा नंबर पेरेंट्स के द्वारा रिकॉग्निशन। जैसे बच्चा, आज भी मुझे याद है, बहुत कम लोग होंगे जो अपने जो जिसको कह सकते हैं स्कूल लेवल के जो टीचर होते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर, एक बंसीलाल जी हुआ करते थे सर, जिन्होंने मुझे हिंदी लिखना सिखाया। और जो मेरी हैंडराइटिंग है वो सुधरी उन्हीं के कारण। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है उनका नाम, क्योंकि वो क्या करते थे कि मुझे बहुत बड़े तरीके से, सलीके से उन्होंने सिखाया। और वो जो सीखा, अभी 90 वर्ष के थे वो, बीकानेर में मैं जब गया मिले थे मुझे वो, 90 प्लस हो चुके हैं वो। तो उनसे आज भी वो याद करते हैं मुझे, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत यूनिक हुआ करती थी। तो वो बड़े याद करते थे मुझे। तो बड़े याद करते हैं मुझे वो। और इसी टाइप से जो भी आपके साथ जुड़ा है उसे जोड़े रखें और हर व्यक्ति से सीखने की ललक रखें। अक्सर युवा क्या होते हैं, भटक जाते हैं मार्ग से। उनको लगता है कि जो सेलिब्रिटी है वही सिखा सकता है। हर आम आदमी जो समाज में रह रहे हैं वो भी सिखाते हैं। तो रिकॉग्निशन में पहले गुरु का, दूसरा पेरेंट्स का रिकॉग्निशन होता है, तीसरा पेरेंट्स का रिकॉग्निशन कैसे, जब आप कहीं जाते हैं तो पूछते हैं किनके लड़के हो आप, है ना।
तो दैट इज अ पेरेंटल रिकॉग्निशन। तीसरा, सोसाइटी, जो भूलते जा रहे हैं लोग, समाज का कोई महत्व नहीं रहा है आजकल सोसाइटी, क्योंकि ह्यूमन इथिक्स खत्म हो गए हैं। तो सामाजिक जो परंपराएं हैं उनको निर्वहन करें। और चौथा है प्रोफेशनल, जहां आप काम कर रहे हैं उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। आज मैं पोदार इंटरनेशनल में काम कर रहा हूँ, कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मैं अपने चेयरमैन सर और जो हमारी चेयरपर्सन मैडम है, उन दोनों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत जगह पर सपोर्ट किया। सपोर्ट इन द सेंस, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में मदद करी। और आज जो जिस मुकाम में हूँ उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आनंद पोद्दार साहब जो हैं वो विजनरी हैं, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी हैं, उनका रिकॉग्निशन, हमारे इंस्टीट्यूट का भी रिकॉग्निशन है। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको आप हमेशा रेस्पेक्ट करें, और इस टाइप के लोगों से ही आपकी रिकॉग्निशन बनती है। जी डेफिनेटली सर, क्योंकि 30 साल एक जगह, अगर आपने, वो भी एक एजुकेशन कॉलेज ही बोलेंगे अपन उसको, वहां रहना, क्योंकि वहां हर प्रकार के लोग आए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है, तभी आपको भी वो स्टेबल कर पाते हैं। ये सब तो आजकल कहने की बातें रह गई हैं कि जैक लगती है, जान पहचान। आजकल मालिक का भी बेटा नहीं कर पाता वहां पे काम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप में कुछ दम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप में जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे, आपके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं। एक और चीज बताऊं मैं आपको, डिग्री नॉलेज नहीं गेन करता, डिग्री से नॉलेज नहीं बनता है, आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको हर क्षेत्र में जाके अपने अलग अलग दायरे में रहकर कार्य करना पड़ेगा। और जब तक आप उस कार्य को जस्टिफाई नहीं करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं, और एक चैनल है, उस चैनल को फॉलो करें। ओके। तो सर, अब जैसे अभी आपने जो बताया था कि आप एक उसमें गवर्नमेंट बॉडी से जुड़े हैं, तो उसका काम क्या रहता है सर? वो क्या काम करती है सर? जैसे आपने थोड़ा तो बताया था कि भाई कॉलेज, तो क्या केवल उधर तक ही सीमित है या और भी जो नहीं, उसका जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल है उसका, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप एक, मेरा इसीलिए दोबारा पूछने का मतलब ये था कि पॉलिसी मेकर भी आप बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट ही है जो पॉलिसी बना सकता है। दूसरा इसमें ये होता है कि आप अगर अच्छी पोजीशन पे हैं कहीं पर भी, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, जैसे मैं भी पार्ट रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय का, तो आप खुद बन सकते हैं। अभी आप लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते थे कि सपना हुआ करता था कि सिलेबस कैसे बनता है, तो उस सपने को मैंने भी देखा है, और वो सपना साकार भी हुआ है मेरा, कि मैं भी बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर रहा राजस्थान विश्वविद्यालय में जूलॉजी डिपार्टमेंट से। तो जो सिलेबस करिकुलम होता है उसका फ्रेमिंग भी आप खुद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है किसी व्यक्ति के लिए। जिस सिलेबस को आपने पढ़ा उसी को आपने फ्रेमिंग करा और उसी को पढ़ाया, दोनों चीज बहुत बड़ी बात होती है। कि अगर आप जिस संस्था से जुड़े हैं, और आपने देखा है हर व्यक्ति का होता है कि मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ या इस सिलेबस से जुड़ा हूँ, तो मेरा भी पार्ट उस सिलेबस में जाए। ग्रेट। तो सर, जूलॉजी में क्या क्या वर्टिकल अवेलेबल हैं? और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा, ताकि अपन, क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला आपके पास में ज्ञान का भंडार है और मेरे पास में ज्ञान लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन हमें व्यूअर्स का भी ध्यान रखना है ताकि हम उनके लिए और अलग से ला सके टॉपिक वाइज। तो इसमें सर, जूलॉजी में क्या क्या वर्टिकल हो सकते हैं? एक बच्चा किस लेवल तक जा सकता है, या क्या वो फील्ड ऑप्ट कर सकता है जिससे कि वो जूलॉजी में मास्टर बन जाए? या मास्टर तो मैंने बोल दिया, तो एक टर्म ही बोल दी एक तरह से, बट लेकिन हाँ, जूलॉजी क्या है और जूलॉजी में क्या क्या बन सकता है व्यक्ति? और उसके बाद में जो आपने रिसर्च और ये चीजें करी हैं, इसमें बंदा अपना कैरियर कैसे देख सकता है? क्योंकि आपने कुछ पेटेंट से रिलेटेड बात करी, तो आई एम श्योर अगर पेटेंट, जैसे हम देखते हैं कि अगर ये फिलिप्स की कोई बल्ब है, तो वो फिलिप्स की जैसी डिजाइन है, तो वो फिलिप्स की डिजाइन अगर कोई और बना देता है तो फिलिप्स वाला चाहे तो उसको पकड़ के जेल में भी डाल सकता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट एम्फेसाइज है इनोवेशंस पे और स्टार्टअप्स पे जी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पता होगा शायद कि इंडिया में अगर एक छोटा छोटा लेबर भी है ना, जिसको मैं लेबर नहीं कहूंगा, वो कौशल कहूंगा, जो कौशल है जिसके पास, वो ऐसी चीज बना डालता है जो इंटरनेशनल लेवल पर आज भी उपलब्ध नहीं है जी। लेकिन बहुत बड़ी जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रही है, उसी टाइप के डेवलप करके आज उसका पेटेंट ले लेती है और अरबों रुपए कमाती है। जबकि भारतीय जितने भी जो कौशल है, जिनके पास जो जितने भी लेबर हैं या कौशल रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास ऐसी ऐसी कलाएं हैं। तो मैं यूथ जो है, जो ये कह रहा है कि साहब हम वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं, तो मैं यूथ से गुजारिश करूंगा, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले यूथ हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि वहां ग्रामीण परिवेश में जो उनके फोर फादर हैं या उनके साथ जुड़े वाले लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप कर रखी है, जिनको लेकर आप अच्छे प्लेटफॉर्म में जाइए और अपने आप को भी डेवलप करिए और अपने गांव को भी डेवलप करिए। तो ये जो आत्मसंतुष्टि जब होगी आपको, तो
उसका सबसे बड़ा मैं जो कारण बता रहा था कि भाई अगर आपको कोई भी फील्ड ऑप्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने समाज के साथ जुड़ेंगे। और बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, एमएसएमई से आपको क्यों क्यों आप दूसरे को जॉब न दें, खुद जॉब में न लगकर दूसरे को भी जॉब प्रोवाइड जी। करावें। तो वो सबसे बड़ी चीज होगी कि आप खुद अपनी कंपनी बनाएं, आप अपने खुद को डेवलप करें और एक छोटा सा कार्य शुरू करें, और जो पेरेंटल वर्क है उसको कभी न छोड़ें। ये मेरी युवाओं से रहती है, क्योंकि जी। एक्चुअल में क्या होता है भारत में, आप देख रहे हैं भारतीय परंपराएं बहुत अनूठी परंपराएं हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एम्फेसाइज हो रही है। जो पुरातन परंपराएं हैं उनको आज ऑप्ट कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंडिया वापस ला रही है उसको, और उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। तो आप और हमसे ज्यादा जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी वहीं से आए हैं, बिल्कुल। तो सिविलाइजेशन में आए हैं हम लोग। तो जो सिविलाइजेशन से पहले जो अर्बन एरिया थे, जो रूरल एरियाज हैं, उनका आपस में जो सामंजस्य है वो आज का युवा कर सकता है। जी। तो आप जैसे बता रहे थे, तो सर आई थिंक ये कोई स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें, जो आप बिल्कुल से बिल्कुल जोड़ है। सकते हैं, इस राइट? इसमें क्या है कि सर आप है ना, विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट ने एक एरियाज दिए हैं, हर कॉलेज को एक हब बनाया है। इसी टाइप से बहुत सारे हब्स हैं जहां सीड मनी मिलती है, और आप एमएसएमई के द्वारा भी दिलवाते हैं उनको। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होता है गवर्नमेंट, उस हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जहां पर ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रहा है, और वहां एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाता जी। है, जिससे कि इंक्यूबेशन सेंटर यस, जिसको अपन यस, कहते हैं, इंक्यूबेशन दैट इज इंक्यूबेशन सेंटर। उसके लिए बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, और अलग डिफरेंट टाइप के हब्स भी प्रोवाइड जी। करा रही है। तो वहाँ सारे जितने भी कौशल कला रखने वाले व्यक्ति हैं या युवक हैं, उनको ले जाकर एक प्लेटफॉर्म दे रही है, और गवर्नमेंट से फंड प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि आपका डेवलप हो सके। पेटेंट का जहां तक प्रश्न है, पेटेंट आप अब गवर्नमेंट की खुद की आईपीआर की एक वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट आप पेटेंट ले सकते हैं। आपने कोई भी इनोवेशन है, इनोवेशन के लिए भी एक इनोवेटिव वेबसाइट डेवलप है, उसमें आप अपना इनोवेशन भेजिए और आपको पेटेंट प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो ओके। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं। अब बात करी थी आपने जूलॉजी की, तो मैं थोड़ा सा इसमें एम्फेसाइज करूंगा कि जूलॉजी एक जिसको सामान्य भाषा में जीव विज्ञान कहा जाता है, और इसमें ज्यादातर एनिमल बेस्ड रिसर्च होता है। आप जानते हैं कि इंडिया में तो आप प्लांट बेस्ड है, पूरा वर्ल्ड एनिमल बेस्ड, आप जितना भी प्रोडक्शन एनिमल प्रोडक्शन बेस्ड स्टडीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन वेज लोग रहते हैं, तो जितना ज्यादा आप उसको एनिमल बेस्ड स्टडी करेंगे, और वो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो मैं जूलॉजी में तो फॉरेंसिक साइंस है, आप जा सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वे जा सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, फॉरेस्ट में जा सकते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे और भी जिसको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, जो आपको जूलॉजी के जो एमएससी पीएचडी करने वाले लोग हैं उनको आईसीएमआर में जा सकते हैं। इवन आईसीएमआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप ले सकते हैं लेप्रोसी का है, आपके मेडिसिनल ट्यूबरकुलोसिस बेस्ड है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईसीएमआर के अंतर्गत, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो है उसके अंतर्गत आते हैं। इसी टाइप से प्लान बेस्ड है वो आईसीआर के अंतर्गत जा सकते हैं। तो वहाँ एक साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, एएसआर होता है, असिस्टेंट जो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बोर्ड होता है, वहाँ एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके थ्रू होता है। इसी टाइप से जूलॉजिकल सर्वे में बताया मैंने, फॉरेंसिक में स्टेट फॉरेंसिक भी होता है। जो राजस्थान में है तो स्टेट राजस्थान का होगा, अलग अलग स्टेट्स में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। डीआरडीओ में भी लाइफ साइंसेज की वैकेंसीज होती हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है जो आप कर सकते हैं। जी। तो सर एक्चुअली क्या है, हमारे कई व्यूअर्स हैं जो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की भी वो जिज्ञासा रखते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि आपने बता तो दिया ये है, लेकिन क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि हर आदमी टाटा बिरला नहीं बन सकता डे वन से, बट हाँ, हर आदमी बनने की ललक है। आज मैं भी चाहूंगा या आप भी चाहेंगे कि हम भी बन जाएं, लेकिन क्या मेन पैरामीटर्स ध्यान रखें? क्योंकि वही बात है ना, हम बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि निगेटिविटी भी नहीं आए और हम पॉजिटिव बने रहें, और हमें चीजों का पता हो। तो क्या किन चीजों का फोकस रख के, एक तो हो गई जॉब रिलेटेड पैरामीटर, एक हो गई हम खुद जॉब क्रिएट करने हैं, क्रिएटर बन रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज है कि अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इंटरप्रेन्योर के लिए आपको कुछ ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आप कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करें जिससे सोसाइटी में सबसे ज्यादा यूज होता हो। ओके। कोई भी चीज हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि मैंने कोई, आप हर्बल मेडिसिन लेते हैं घर जी। पे, आप जो दादी माँ का नुस्खा है जी। वो यूज करते हैं। जी। अब उसको किस टाइप से इम्प्लीमेंट कर बनाकर उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्शन कर बनाया जा सकता है, जी। उसकी कॉस्ट कैसी कम की जा सकती है, जी।
ये भी एंटरप्रेन्योर का वर्क है। बिल्कुल इसी टाइप से आप देख रहे हैं कि आजकल लेमन वाटर आता है जी ना? नींबू में भी विभिन्न प्रकार की चीजें जीरा मिला के बनाया जा सकता है। जी तो कॉफी में भी आप देख लें, फ्लेवर्ड कॉफी आती है, जी फ्लेवर्ड जी आइसक्रीम आती है। जी तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी प्रकार का काम कर सकते हो आप। और मैंने देखा है कई जगह अभी पढ़ा भी है कि आईआईटीशियन भी एक फूड मार्ट खोल के बैठे हैं, जी आईआईटीशियन भी कॉफी शॉप बना के जी चल रहे हैं, रिटेल पूरे जी इंडिया लेवल पर जी उनकी चेन है। जी तो इवन कोई भी बिजनेसमैन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उनको पता है कि हर बिजनेसमैन को ये जरूर है कि यूथ ये सोचता है कि आज मैं वो भी अडानी बन जाऊं या अंबानी बन जाऊं, जी वो नहीं बन सकते जब तक आप एक चैनल को फॉलो नहीं जी करेंगे। और एक फंड की भी रिक्वायरमेंट तो होती है, थोड़ा तो बेसिक फंड तो रहना ही। बेसिकली क्या है कि एमएसएमई है और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपको सीड फंड प्रोवाइड कराती है। ओके, और तो उसके लिए आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आप पेटेंट भी कराएं। हाँ, तो मेरा उस उससे पे भी क्वेश्चन है सर, अभी आप एक बार कंप्लीट उससे करें उससे मैं हाँ, पूछूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपसे भी जानूंगा अभी कुछ चीजें जी कि किस टाइप से आप और बच्चों को बताना चाह रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेटेंट करना जरूरी है। अगर आप कोई भी इनोवेटिव चीज कर रहे हैं तो सबसे पहले पेटेंट कराएं उसका, जिससे कि आपकी चीज को कोई दूसरा यूज ना कर सके। चाहे वो छोटा, अगर नहीं हो रहा है, पेटेंटेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हो आप, उसको रिफॉर्म करके बना सकते हैं। तो इस टाइप से सबसे पहले काम करना है आपको, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जो आपका आइडिया है, वो दूसरा हड़पे नहीं। करेक्ट। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आपका विजन है ना, आपका विजन इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो आपको भी दुख होगा और आपने मेहनत करी बेकार होगी। करेक्ट। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था सर। आपने बता दिया कि साइट्स होती हैं जिसमें आप पेटेंट करा सकते हो, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे सबमिट करते हो तो आपके सबमिशन का एप्लीकेशन आ जाता है। तो पहले जब तक आपका नहीं हो जाता है या ऑलरेडी किसी ने नहीं करा रखा होता है तो वो आपको आपके नाम से ही रजिस्टर होता है। सारे पैरामीटर्स, और उस पर बात नहीं करेंगे, पैरामीटर तो डेफिनेटली आप नेट पे सर्च करोगे तो पता चल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी को पता करना है कि कहीं कोई मेरे पैरामीटर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहा, अगर मैं पैरामीटर बोलूं तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मेरे पेटेंट को मिसयूज तो नहीं कर रहा है, तो उसमें भी क्या कोई गवर्नमेंट हेल्प करती है या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें आपके या पास अपना खुद का ही नहीं, आईक्यू लेवल आप रखना अपने पड़ता है लेवल उसको? पर एक, इसमें क्या होता है कि पेटेंट का एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। सामान्यतया पहले फाइलिंग होगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा, है ना, सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है ग्रांटेड जिसको कहते जी। हैं। तो पहले पब्लिश होता है, वो फाइल लगाएंगे, फिर पब्लिश होगा, पब्लिश के बाद वो, तो ये एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। और ठीक है। गवर्नमेंट बड़ा, इवन आपको ये भी, यूथ को ये भी पता नहीं होगा, उसका पैसा भी मिलता है। कपिला स्कीम है एक, उसमें आपने अगर पेटेंट लगाया तो उसका पैसा भी रिइंबर्समेंट हो रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। ओके, ग्रेट। तो इसी टाइप से एमएसएमई में भी आपको इस टाइप के, आप जाकर वहां, इवन गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी है जो पेटेंट को कराने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आप एमएसएमई में भी जा सकते हैं। लोकल बॉडीज जो हैं, उनके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाके आप कह सकते हो कि साहब हमको ये पेटेंट करना है, तो सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट के द्वारा जी तो ये लोगों को पता ही नहीं है। जी लोग क्या करते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं और उससे करवाने की कोशिश करते हैं। जी इसके लिए एक आपको पूरा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप डेवलप करना पड़ेगा, जी और प्रोटोटाइप डेवलप होने के बाद आपको इजी वे में आपको सब कुछ मिल सकता है। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरे। और यूथ के पास बहुत सारे इनोवेशंस हैं, मैंने बहुत सारी कई जगह जाता हूँ। और जी एक और है कि इंटरप्रेन्योर हब गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। आप चाहें तो उनमें मदद ले सकते हैं। और हर स्टेट में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, फंडिंग के लिए मांग सकते हैं मदद। और इस टाइप से करेंगे तभी आप एज अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। नहीं सर, मेरा ये था कि ठीक है, ये तो आपने, और अच्छी बात है कि अपन ने थोड़ा और डिटेल में बता दिया उस चीज को, पेटेंट कैसे कराएं। लेकिन मेरा ये जानना, पेटेंट होने के बाद में भी आपके पेटेंट का किसी ने मिसयूज कर लिया, क्योंकि आप देखते हो ना, जरूरी नहीं है कि वो मार्केटिंग करे उस चीज की, उसके लिए आप उसको कैसे पहचान सकते हैं सर? जब आप जाते हैं तो क्योंकि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको मालूम पड़ता है तो उस पे कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आप अपना पेटेंट जो जिसको अटर्नी होते हैं उसको आप लिखें, लेटर लिखें, गवर्नमेंट को लेटर लिखें, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद कर सकती है गवर्नमेंट, और बहुत कुछ किया जा सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो। तो उसके मतलब उसमें भी फिर कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च टर्म है वो आ गई, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो मैं बच्चों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब उसमें भी अपना जो माइंड गेम है वो चलेगा। हमें कितना माइंड को शार्प रखना है कि हम पहचान पाए कि नहीं इसने नकल की है और बिल्कुल अकल लगा के हमारी चीज को नकल मार दी है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए, लेकिन उस नकल को पकड़ने के लिए भी आप जो जिसकी नकल वो कर रहा था
उसको अपनी अकल और लगानी पड़ेगी, दिमाग तेज दौड़ाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल एज सच कोई ऐसा कोई पोर्टल या वो नहीं है जहां पे आप पकड़ सको कि यार एक और नहीं किसी ने नहीं पेटेंट करा उसमें लिया। उसमें क्या है, अब जब आपको पता चले तभी कर पाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जी अब मान लीजिए मैं 5 कोई कंपोजिशन में 5 चीजें मैंने मिलाई हैं, जी किसी ने छठा मिला के उसका बना सकता है, वो भी हाँ हाँ, पेटेंट। मैं वही लेकिन इसीलिए अपन वो लेकिन डिस्कस कर रहे हैं लेकिन सर। उसमें 2 चीजें हैं। हाँ एक तो जो टेक्नोलॉजी पेटेंट होता है, हाँ टेक्नोलॉजी ग्रेट। बेस्ड है, एक फॉर्मुलेशन होता है। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी वो पेटेंट अलग टाइप से है, और जो फॉर्मुलेशन है वो पेटेंट अलग टाइप से है। तो दोनों चीज चाहिए अपने को। उसका टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो भी ग्रांट चाहिए उसको, और अगर आपने कंपोजिशन यूज किया है तो उसका तो फॉर्मुलेशन। आपके एक्सपीरियंस से सर, मैं क्योंकि इसलिए मैं बार बार बात करना चाह रहा हूँ और मैं इसलिए बार बार फिर उसी पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपनी मेहनत के बाद में रिग्रेट फील करे कि अरे यार मेरी मेहनत का फल कोई और ले गया। तो ऐसा आपका कोई अनुभव रहा है सर, या अभी तक के 30 साल के करियर में या 50 साल के 25 साल के करियर में इस तरह के कोई आपके भी 7-8 पेटेंट हैं? चलिए वो हो सकता है कोई ऐसी फील्ड से हो जिसका थोड़ा और ही अलग तरीका, लेकिन आजकल के नॉर्मल पेटेंट भी आ गए हैं, हर आदमी इनोवेटिव हो गया मैं है। इस बारे में एक चीज जी बताऊंगा, मैंने काऊ यूरिन पे काम किया। जी जब मैंने काऊ यूरिन पे पेपर पब्लिश करा, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि काऊ यूरिन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो पेटेंट नहीं हो। अच्छा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उससे पूर्व कई कार्य किए थे, अच्छा और वो ऑलरेडी पेटेंट हो चुके थे उस ओके हाँ मेरे बाद जब मैंने रिसर्च किया उससे बाद वो पेटेंट हुए हाँ हैं। तब मैं जब गया, तब मैंने पब्लिकेशन किया, तब उसमें कई सारी चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी। क्योंकि एक्चुअल में इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, इंडिया में जो पुरातन चल रहे हैं। जी तो काऊ भी एक बहुत पुरानी, यानी भारतीय परंपरा में काऊ यूरिन को वर्षों से यूज कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल और बहुत सारे जो कर्म है उसमें भी यूज किया जाता है। बिल्कुल काऊ बिल्कुल यूरिन और गौमूत्र जिसको गोमूत्र कहते हैं, जी दोनों जी यूज किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल और ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है। जी तो उसके लिए मैंने भी बहुत काम किया, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देखी काऊ यूरिन में, और हम्म उसमें माइक्रोबियल स्टडीज किए। हम्म तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज के युवा को पता होना चाहिए। अनभिज्ञता यूं होती है कि केवल वो अपने सेट पैटर्न पे, आज का भागदौड़ जो है वो सभी लोगों को सेलिब्रिटी की तरफ भागदौड़ ज्यादा है, अपने कैरियर के लिए अवेयर नहीं होता है बच्चा। बड़ा लेट समझ पाता है उस चीज को, जब वो काफी कुछ आगे जा चुका होता है। ग्रेट। और सर लास्ट में, बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था कि एंडलेस है अपनी टॉक, और टॉपिक बेस करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम उस टॉपिक पे एटलीस्ट 30 मिनट का डेडिकेटेड बना पाएंगे। ये भी मेरे हिसाब से तो आराम से खिंच गया होगा 1 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नॉलेज की बात आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग समझ पाएं और हमारा मैसेज एक बंदे तक भी अगर अच्छे से पहुंच गया और उसका कैरियर बन गया तो हमारे लिए ये सार्थक हो गया। यही हमारा मोटिव भी है इस चैनल को बनाने का। तो सर लास्ट में बस मैं यही जानना चाहूंगा कि जो पेटेंट हैं, जैसा आपने बोला ना कि विदेशी स्मार्ट होते हैं तो वो पहले करा लेते हैं, देसी बेचारे बाद में जागते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पेटेंट इंटरनेशनली अवेलेबल हैं और दो ये टाइप के और पेटेंट होते हाँ जी हैं, इंटरनेशनल पेटेंट भी होता है, नेशनल पेटेंट भी होता है, और अलग अलग कंट्री वाइज पेटेंट भी होते हैं। जी तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर उसके लिए भी अलग अलग वो रहता है, आपको अपने लेवल पर जा, क्योंकि कई चीजें हैं जो केवल इंडिया में ही है तो वहां पेटेंट होने की संभावना नहीं होती। अच्छा तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अर्जुन छाल है, तो वो एक ऐसा, क्योंकि वो इंडिया में ही होता है। क्योंकि इंडिया में मैंने पहले फर्स्ट जो टर्म की वो जी बायोडाइवर्सिटी की बात जी करी। इंडिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि यहाँ बर्फ भी गिरती है, यहाँ इतनी डेजर्ट भी, जबरदस्त जी डेजर्ट है। जी तो वो प्लांट जो डेजर्टिक प्लांट है वो जी दूसरी कंट्री में नहीं होते हैं। इसी टाइप से वहाँ के जो प्लांट है वो यहाँ नहीं होते। आज आज एक मैं सहजन की फली की बात करूं, जी ड्रम स्टिक जो है वो इंडिया में जितना यूज होता है वर्ल्ड में कहीं नहीं यूज होता। हम्म, मोरिंगोफोरा, जिसका आजकल 10 टाइम 100 टाइम्स कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में जी होता है जी उसमें, और मल्टी विटामिन भी होते हैं, बहुत जी सारी चीजें हैं। जी आज वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉस्टली बिक रहा है। हम्म इसी टाइप से पंपकिन सीड की बात करूं मैं, हम्म, वो भी महंगा बिक रहा है, जबकि एक जमाने में हमारी दादी नानी जो है उसको सुखा के खाया करते थे अपन जी लोग बचपन में। जी जी तो ये चीजें क्यों? उसका रीजन भी यही है कि अनभिज्ञता है। आपको अभी तक हम लोगों को केवल मेडिसिन पे बेस्ड है, अपन अपन मेडिसिन बेस्ड रह गए, प्लांट बेस्ड अपन ने कभी भी कुछ खाया नहीं। जी और आज आज के समय में अब पुनः आवश्यकता है कि जो भारतीय परंपराएं हैं उनको अपन फॉलो करें। ग्रेट सर। तो आई थिंक सर ने बहुत कुछ बता दिया अपने को। तो बिफोर वी एंड अप दिस, एज मैं सभी गेस्ट से पूछता हूँ, तो अगर आप एंड नोट पे कोई ऐसी बात जो कोई सार कह सकते हैं अपन इस डिस्कशन का, अगर कोई आप बताना चाहें जो बच्चों की छूट गई हो, जिसके लिए नेक्स्ट टॉपिक तो बात की बात है, बट इसी टॉपिक में वो यूजफुल हो सकती है बात, तो अगर आप सर एंड नोट पे कुछ बोलना चाहें। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भागे, और एंटरप्रेन्योर बने, जिससे कि समाज का विकास हो सके। अपनी खुद के जो सोच है
वो इनोवेटिव सोच है उसको ला पाएँ, एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला पाएँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, नेशनैलिटी के लिए कुछ कर पाएँ, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि अपनी जगह रहकर भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा सकते हैं और अपने आप को डेवलप किया जा सकता है। ग्रेट सर। और मैं भी एंड नोट पे यही बोलूंगा, सबसे पहले तो थैंक यू प्रवीण सर, आपने अपना आपका भी बहुत कीमती आभार समय दिया। कि और इसके बाद में बच्चों, आप सर ने जो बताया उसको आप समझिए, जानिए और अपनी भी रिसर्च कीजिए। सर अपने एक्सपर्ट लेवल के 30 साल के अनुभव से सर ने अपने सारी चीजें शेयर करी हैं। तो उन 30 साल में सर ने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। जैसा कि मैं सर से बात कर रहा था ऑफ कैमरा भी, अभी भी सर सारे। और जाते जाते मैं सर से 7 पेटेंट के नाम भी पूछ लूंगा, हालांकि मैंने वापस से बोल दिया सर को बोलने के लिए, बट मैं मेरा एंड करके सर के 7 पेटेंट के साथ अपन एंड करेंगे इसको, डिस्कशन को। तो मैं यही जानना कहूंगा आप लोगों को कि आप पॉजिटिव बने रहें, निगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, क्योंकि मेरे हर टॉक में पॉजिटिविटी पे फोकस रहता है। मैं खुद भी अगर अलग से भी टॉक देता हूँ, मुझे भी सौभाग्य मिला था पोद्दार कॉलेज जाने का, टॉक देने के लिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनको भी मैंने यही बोला था कि पॉजिटिविटी बनाए रखें, नेगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करें। अगर आपके आसपास नेगेटिविटी बन रही है तो पहचाने उसको कि ये, क्योंकि टोंट के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको सुधारने के लिए कोई टोंट कर रहा है और एक होता है जानबूझ के आपकी लेग पुलिंग की जा रही है। तो अगर वो लेग पुलिंग वाला बंदा है तो चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं, सबसे खास कौन होगा? आपका माँ बाप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके गुरु। वो लोग कभी ऐसी लेग पुलिंग नहीं करेंगे। इवन आपका बॉस भी जानबूझ के आपको नहीं परेशान करेगा, और वो भी आपको कुछ इसमें सिखाना ही इसमें मैं चाहेगा। चाहूँगा जी सर। कि एक मेंटर ज़रूर हो अपना। जी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि लाइफ में मेंटर का होना आवश्यक है, क्योंकि वो ही सब कुछ बताएगा आपको। और ऐसा ग्रेट। मेंटर जो आपको लगता है कि ये मेरा एक्चुअल में मेंटर है, मेंटर तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा मेंटर जो आपकी जो सपने हैं उनको साकार करे। ग्रेट। और इसके साथ ही सर अपन, जैसा मैंने बोला था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अगर पेटेंट बताना चाहें जो जो आपके बेसिकली ऑलरेडी भी कर रखे हैं आपने। बेसिकली मेरा जो पेटेंट रहे हैं वो मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टी बेस्ड है, एग्रीकल्चर के बेस्ड है, कुछ रिफॉर्म किया है हमने। इसी टाइप से मेडिसिनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें कुछ कैथेटर डेवलप किए हैं। इस प्रकार के जो कॉमन लेमैन के लिए आवश्यक होते हैं, समाज के लिए आवश्यकता है जिनकी, आपसे भी मैं यही चाहूंगा कि पेटेंट केवल पैसा कमाने के लिए न करें, समाज की आवश्यकता के अनुरूप ऐसा कार्य करें जिससे कि सोसाइटी में आप कुछ कर पाए। और जैसा सर ने बोला ना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि तो मैं अब इसको एंड ही करेंगे हम टॉक को, क्योंकि जो पेटेंट होता है, अगर जैसे अगर आपके पेटेंट को कोई यूज करेगा तो वो आपको रॉयल्टी देता है, तो वहां से आप पैसा कमाते हैं। आपके पेटेंट से तो आप कमाते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो आप फिजिकली या नॉन फिजिकली आप ऑनलाइन के थ्रू बंदे से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी तीसरे बंदे ने, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं यूज कर रहा है, बट आपका पेटेंट यूज कर रहा है और आपको बता देता है, वो मेल आएगा आपको और या जो उससे भी, उससे तो आपकी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आपने डेवलप करी, आपने उसको सेल भी किया या पेटेंट को दिया भी, लेकिन उसका लास्ट मोमेंट पे लास्ट में जो फ़ायदा हुआ वो सोसाइटी को हुआ। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो भी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं आप। अच्छा ग्रेट। कार्य कर रहे हैं। ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और थैंक यू आप सभी का, जो आपने हमारी बात को सुना और समझा। आशा है आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह मैं और भी कैरियर टॉक लाता रहूंगा आपके लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। और कोशिश करूंगा कि आप तक ग्राउंड लेवल की चीजें बता सकूं जो शायद आपको पता ना हो, और इसीलिए हमारा इसमें फोकस हिंदी में रहता है, ताकि आप जितना ज्यादा पहुंच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट अ टास्क हेयर, कोई बैरियर नहीं है। बैरियर लेकिन नहीं। एक जो हिंदी मातृभाषा बनी हुई है, या इसको अपन नहीं, चलिए मातृभाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज बनी हुई है, जिससे कि जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश बनी हुई है, वैसे ही एक जनरल भाषा में आप कहीं भी चले जाइए, थोड़ा बहुत हिंदी तो सब समझ ही लेते हैं। तो उसी तरह से आपको मेरा पहुंचाने का यही मोटिव रहता है, और आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से धन्यवाद आपका, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। थैंक यू।